हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी, जीआईएससी, जीडीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका मॉडल पेपर नंबर 8 होगा। देखो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों के जितने भी टॉपिक हैं सभी को चैप्टर वाइज डिस्कस किया जा चुका है, प्लस आपके 7 मॉडल पेपर अब तक हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर पा जाएंगे और जो भी समय आपके पास इस समय बचा हुआ है उसमें ये सारे वीडियोज़ आपका सिलेबस कंप्लीट कवर करवाने में आपकी बहुत अधिक हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पेड ग्रुप में सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 8 होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न सूची में असुमेलित की पहचान करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिवस दिए गए हैं और ये कब मनाए जाते हैं ये दिया गया है। इसमें से एक ऐसा है जो कि अनमैच्ड है, असुमेलित है। कौन सा है वो? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। ध्यान से सुनिएगा, गेस करिएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। विश्व चगास रोग दिवस 13 अप्रैल। दोस्तों, अप्रैल के महीने में ये सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा असुमेलित है। तो ये विश्व चगास रोग दिवस जो कि बताया गया है 13 अप्रैल को, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी सारे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को करेक्ट है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल ये बिल्कुल करेक्ट है। तो विश्व चगास रोग दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ना कि 13 अप्रैल को। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल में 18 तारीख को विश्व धरोहर दिवस होता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, इसको रट के रखिएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये होता है 17 अप्रैल को। और इसके अलावा मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, तारीख तो 22 रहेगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये 22 फरवरी है या 22 मार्च है या 22 अप्रैल है। तो किस तारीख को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस? 22 फरवरी को, 22 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? कमेंट करके आप बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये आयोग बहुत ही प्रासंगिक है वर्तमान समय में और बहुत ही पावरफुल आयोग होता है ये। ठीक है, इसकी शक्तियों के बारे में आपको अभी पता चल जाएगा। पहले तो आप ये प्रश्न देखिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बताइए क्या ये दोनों कथन सही हैं? दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था परिसीमन आयोग एक बहुत ही पावरफुल कमीशन होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हैं। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, एक और दो दोनों। यानी कि परिसीमन आयोग के जो आदेश होते हैं उन्हें किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं और न ही लोकसभा और राज्य विधानसभा इन आदेशों में कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो देखो दोस्तों, परिसीमन आयोग होता क्या है? विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया कहलाती है परिसीमन। परिसीमन आयोग का जो वर्णन है ये संविधान के आर्टिकल 82 में मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट के रखिएगा। और इसमें यह प्रावधान है कि संसद विधि के द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है। ठीक है, जिसके आदेशों में विधिक शक्ति होती है। इसके आदेशों और निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सब याद रखिएगा। ठीक है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब भी उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और अब तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। कब? 1952 में, 1963 में, 1972 में, 2002 में। ठीक है, ये 4 बार अब तक परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं तथा यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं
जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त रहता है, प्लस संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त इसमें रहते हैं। तो 3 लोग होते हैं इस परिसीमन आयोग में, और इसकी शक्तियों के बारे में तो अब आप समझ ही चुके हैं। अनुच्छेद 170 ये कहता है कि राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सारी बातें क्लियर, कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपका मिस नहीं होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित हो सकता है, लेकिन मैं जो तथ्य यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सब ऐतिहासिक है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, तो कृपया कोई भी नीचे अनावश्यक डिस्कशन स्टार्ट नहीं करेगा। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दोस्तों इसका आंसर होगा दौलत खान ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी सोचता था कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने तो यहाँ पर एक बंसौली बसा दी। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान काबुल पर आधिपत्य के समय भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को मुख्य रूप से पंजाब के तत्कालीन गवर्नर दौलत खां लोधी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने निमंत्रण भेजा था। अब यहाँ पर जो इब्राहिम लोधी था ना, वो थोड़ा सा मतलब मगरूर टाइप का इंसान था, तो उसको सबक सिखाने के लिए, प्लस एक बात और भी कि जो इब्राहिम लोधी था वो काफ़ी शक्तिशाली था, दिल्ली का सुल्तान था। तो इसके अलावा मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उसने भी बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। मतलब ये सारी शक्तियाँ ये चाहती थी कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करे, ताकि क्या हो कि इब्राहिम लोधी कमज़ोर हो, और फिर ये तीनों शक्तियाँ ये चाहती थी, तीनों लोग ये चाहते थे फिर वो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। मतलब कोई ये नहीं सोचता था कि बाबर यहाँ पर आकर बसने के बारे में सोचेगा। लोगों को लगता था कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोधी कमज़ोर होगा, उसके बाद हम लोग दिल्ली पर शासक बन जाएंगे। तो उनका उद्देश्य था बाबर की मदद से इब्राहिम लोधी को कमज़ोर करना, हराना, ताकि वे खुद उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकें। अब ये दोस्तों जो फैक्ट हैं, ये मणिकांत सिंह जो कि जाने माने इतिहासकार हैं और यूपीएससी की क्लास भी चलाते हैं, तो उनका एक वीडियो लेक्चर है, वहाँ पर भी इस बात का उल्लेख किया गया है। लिंक यहाँ पर दिया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ में तो रहेगा ही। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इन सारे तथ्यों के बारे में तो ये वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन से भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपको पता है ना, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे। तीनों कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। और कौन सा भारतीय नेता था जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी तो केवल दूसरे वाले में थे, पहले और तीसरे में नहीं थे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ये तीनों में मौजूद थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर है। महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में थे, जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। इसके अलावा एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अब बात करें गोलमेज सम्मेलनों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना 1930 में पहला सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा सम्मेलन हुआ था। इसको आप ईयर वाइज याद रखिए, ठीक है। तो 1930 से 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक सीरीज थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, तेज बहादुर सप्रू ने, MR जयकर ने, MN जोशी ने और CN मुदालियर ने। इतने लोग हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में मौजूद रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो कवि वत्सव ने की है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मंदसौर प्रशस्ति में ही सूर्य पूजा और रेशम कारीगरों की बात कही गई है। गुप्त काल में किसने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए हैं? तो ध्यान देना,
गुप्त काल, ये जो साम्राज्य है 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच में रहा था और इस दौरान सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो जारी किए गए थे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम ये 1414 से लेकर 1455 ईस्वी तक सम्राट था गुप्त वंश का। पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद वह राजगद्दी पर बैठा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, ये रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरी बात, हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। देखो दोस्तों, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये सही है। तो दूसरा कथन आपका गलत होगा, केवल एक आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि वह दोनों में ही, यानी कि युद्ध के मैदान में और शासक के रूप में दोनों में ही अद्वितीय था। ठीक है, तो विकल्प ए केवल यहाँ पर आपका सही है। और सूरवंश के पहले सम्राट शेरशाह सूरी का इंतकाल 1545 में 22 मई को हुआ था। ठीक है, सूरी ने 1540 से लेकर 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया। सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो समय रहा है वो बताया जा रहा है, मतलब शेरशाह सूरी तो 1545 में ही मर गया था, लेकिन सूरवंश यहाँ पर 1556 तक रहा था। ठीक है, तो शासनकाल में पहली बार रुपया जारी किया गया था। किसके द्वारा? जो रुपया नाम है ये शेरशाह सूरी ने ही दिया था। और सूरी ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया था। शेरशाह बाघों के शिकार के लिए भी जाना जाता है। और शेरशाह ने चटगांव से ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किया, जो आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही चटगांव के बारे में। तो चटगांव शस्त्रागार कांड आपको याद होगा, ये 1930 में हुआ था। ठीक है, तो चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए कालिंजर के किले में बारूदी विस्फोट में उसकी मौत हुई थी। सारी बातें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सबको रट के आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी, दिल्ली का जो पुराना किला है उसके भीतर एक मस्जिद है, किला एक कोहना। तो प्रश्न है कि किला एक कोहना का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, ये निर्माण भी किया था शेरशाह सूरी ने ही। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और जब शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया उसके बाद ये जो किला एक कोहना है उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो देखो, 1926 में नौजवान सभा का गठन किया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन सी। लेकिन प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? तो ये अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर उत्तर है, विकल्प ए। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था 1926 में। ठीक है, इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह थे, छबील दास थे, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। अंबिका चक्रवर्ती के बारे में बात करें तो ये चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 से संबंधित थे। अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए थे, इनको फांसी की सजा मिली थी, लेकिन अंततः फिर इनको आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। तो अंबिका चक्रवर्ती ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है, न कि नौजवान भारत सभा के प्रारंभिक सदस्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे, लेकिन 1929 में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसे कहते हैं एटक। इसकी स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए थे और 1929 में अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज यहाँ पर आपके सामने लेके आई जा रही है, तो आपका एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को, ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाणिक स्थलों के बारे में बात हो रही है, को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर और महदाहा ये मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं। इनको आपको सेट करना है किस प्रकार से? इनको पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये प्लस हो गया तो इधर होता है आपका पूर्व, ठीक है, इधर हो जाएगा पश्चिम, उत्तर होता है ऊपर की तरफ और दक्षिण होता है नीचे की तरफ। तो आपको ऐसे सेट करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको महदहा। ये मैप आप देखिए आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पोजीशन महदहा की है, ठीक है। महदहा के बाद आप देखेंगे लखैया यहाँ पर आपको मिलेगा, पैसरा यहाँ पर और बीरभानपुर यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों जगहों हैं, ये तीनों जो जगहें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से समीपस्थ हैं, सटी हुई हैं। तो यहाँ पर मिलेगा आपको महदहा, इसके बाद लखैया यहाँ पर है, ये आपका पैसरा, ये है बीरभानपुर, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, महदहा लखैया पैसरा बीरभानपुर, महदहा लखैया पैसरा बीरभानपुर, ठीक है। तो इसको रट के रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ये मैप भी आप बिल्कुल देख लीजिएगा ध्यान से, मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनका मैप है ये। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो महदहा था ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखैया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए स्थल दिया गया है और संबंधित तीर्थंकर का नाम दिया गया है। तो दोस्तों श्रावस्ती में जन्म हुआ था संभवनाथ जी का, यानी कि ए का जो विकल्प 4 है ये करेक्ट होगा। काकंदी जी जो हैं ये सुविधानाथ, ये तीर्थंकर जो है काकंदी सुविधानाथ जी के नाम पर है, तो बी का 3 सही करेक्ट होगा। और बात करें अयोध्या के बारे में तो यहाँ पर ऋषभनाथ ने जन्म लिया था, और पभोसा ये पद प्रभु के लिए जाना जाता है, ठीक है, डी का 2। 4, 3, 1, 2 ये जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। तो श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद प्रभु, रट के रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपनी ये किताब लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या नाम है किताब का, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये किताब किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों टाइटल तो अंग्रेजी में है, तो किताब भी अंग्रेजी में ही लिखी जानी होनी चाहिए, ऐसा आप गेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, फारसी में। किताब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है, लिखी गई है फारसी में, लिखा गया है राजा राममोहन राय जी के द्वारा। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज और आत्मी सभा के बारे में भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना, राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मी सभा और 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिवस को कालानुक्रम में सजाइए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल रट के आपको रखना है। और ये जो दिवस हैं जैसे कि वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो होता है आपका 3 जून को, ठीक है। वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस ये होता है आपका 5 जून को, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसे मनाते हैं 7 जून को, ठीक है। विश्व महासागर दिवस ये दोस्तों आपका हो जाएगा 8 जून को, ठीक है। तो ये आपका क्रम हो गया, ए बी सी डी जो विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा, यही आपका क्रम बनेगा, ए बी सी डी ये करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं, जैसे कि 9 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। 10 जून को क्या मनाते हैं, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ये 11 जून को मनाया गया, और 12 जून को मनाते हैं विश्व बालश्रम निषेध दिवस, ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का नाम भारतवर्ष सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है, किस किताब में मिलता है भारत देश का नाम सबसे पहले भारतवर्ष। अर्थशास्त्र में है अष्टाध्यायी, इंडिका या हर्षचरित में। दोस्तों भारतवर्ष सबसे पहले मिलता है अष्टाध्यायी में, और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, आपको पता ही है। अभिलेखों में बात करें तो अभिलेखों में हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का नाम आता है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल से जुड़ा हुआ है, खारवेल से, ठीक है। और हिंदुस्तान शब्द का पहला उल्लेख 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में मिलता है। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो सासानी अभिलेख में। कब मिलता है, तो 262 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। पुर्तगाल के पादरी आए थे, और आपको पता ही है ना कि अकबर सर्वधर्म संभाव के लिए अक्सर बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स, समितियां, बैठकें करवाता रहता था, तो उसी में शामिल होने के लिए उसने पुर्तगाल के 2 पादरियों को भी निमंत्रित किया था। तो ये थे अक्वावीवा और मांसेराट। ये विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। ये प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर मैंने रख दिया है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों से चर्चा के लिए अकबर ने इन्हें बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। तो आपको पता ही है ना कि मुगल काल में अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ही बना दिया था, जिसमें हिंदू धर्म की और अन्य धर्मों की जो प्रसिद्ध किताबें हुआ करती थी उनको जो है फ़ारसी में, उर्दू में वो ट्रांसलेट करवाया करता था। ठीक है, जैसे कि महाभारत को अब्दुल कादिर बदायूनी ने ट्रांसलेट करवाया था, अथर्ववेद को हाजी इब्राहिम सरिंदी ने ट्रांसलेट करवाया था। ये 1 और 3 तो आपका करेक्ट है, लेकिन राज तरंगिणी को बता रहे हैं कि टोडरमल ने ट्रांसलेट करवाया था, ऐसा नहीं है। यानी कि 1 और 3 तो सही है लेकिन 2 सही नहीं है, तो 1 और 3 वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। 1 और 3 विकल्प डी में दिया गया है, ये आपका उत्तर होगा। राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद मौलाना सैरी ने करवाया था। ठीक है, ये रट के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शासक और उनके उपनाम। जैसे कि बहादुर शाह को कहते थे साहिब अकबर, ये आपको पता ही है। औरंगजेब के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र बहादुर शाह ये मुग़ल सम्राट बना था, और यहीं से आपका जो आधुनिक इतिहास है वो शुरू होता है। उत्तरवर्ती मुग़ल के नाम से जाने जाते हैं ये लोग। इसके बाद दोस्तों आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को कहा जाता है क्या, घृणित कायर। ठीक है, जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला। यही आपको मैच कराना था, और ये आपका मैच होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 जो कि दिया गया विकल्प बी में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। बहादुर शाह साहिब अकबर, फर्रुखसियर घृणित कायर, जहादर शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, ये करेक्ट है। रॉलेट एक्ट के समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, करेक्ट है। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी, ये भी करेक्ट है। और जो पहली जनगणना हुई थी तो आपको पता ही है, पहली जनगणना दोस्तों हुई थी सबसे पहले तो 1872 में हुई थी, फिर 1881 में हुई थी। ठीक है, तो 1872 में लॉर्ड मेयो था, न कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो 1872 के समय कौन था, लॉर्ड मेयो था, और 1881 में जब अस्थाई जनगणना शुरू होती है तो लॉर्ड रिपन का समय था। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक कौन था दोस्तों, इसका एक नाम था थॉमस जॉर्ज वेरिंग। 1872 से लेकर 1876 तक भारत का वायसराय रहा। वे एक उदारवादी ब्रिटिश राजनेता थे। मुख्य उद्देश्य था इनका करों में कमी लाना, मतलब ये भारतीय जनता के बारे में थोड़ा बहुत समझते थे, सोचते थे, और वो चाहते थे कि जो भारतीय टैक्स भरते हैं उनमें थोड़ी सी कमी लाई जाए, कृषि भूमि का जो बोझ था वो कम किया जाए। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार का अकाल, बड़ौदा के गायकवाड़ को हटाना और वेल्स के राजकुमार का भारत दौरा आदि प्रमुख घटनाएं हुई थी। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, करेक्ट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हैकल। शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, ये करेक्ट है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये सुमेलित नहीं है लॉर्ड हैकल के साथ। एग्जैक्टली दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में आया था, उस समय लॉर्ड कैनिंग का समय था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में। ठीक है, साइमन कमीशन आया था 1927 में, चौरी चौरा कांड हुआ था कब, 1922 में, सब सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1940 में, ये करेक्ट है क्या, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है कब, 1939 में हुई थी, न कि 1940 में। अगर यहाँ पर 1939 होता तो ये विकल्प आपका करेक्ट होता। 22 जून 1939 इसकी स्थापना की तिथि है, 22 जून 1939। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। भारतीय क्रांति की माँ मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं आपके करेक्ट हैं, उत्तर विकल्प डी बनेगा। ठीक है, तो देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी इसकी स्थापना फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में स्वशासन की प्राप्ति और विदेशों में भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 में लंदन में ही
मदन लाल ढींगड़ा ने भारत के तत्कालीन राजनीतिक एडीसी सर विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस साहसिक कदम के लिए मदन लाल ढींगड़ा को उसी वर्ष यानी कि 1909 में ही 17 अगस्त को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माँ कहा जाता है। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में हुई अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला तिरंगा झंडा, जिसे सप्तऋषि कहा जाता था, ये फहराया गया था। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकीय चेक कहा था, करेक्ट है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों का समर्थन किया था, गलत है। ठीक है, केवल पहला विकल्प आपका सही है, ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय नेताओं द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जगह क्रिप्स प्रस्तावों में डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कही गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इसको उत्तर दिनांकी चेक कहा था। और मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना क्यों की? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की बात नहीं मानी गई थी। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव उसने सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश के विभाजन की बात नहीं मानी थी, तो मुस्लिम लीग को गुस्सा आ गया। उसने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से, ऑप्शन बी करेक्ट है। पोटोमीटर, ऑन्डोमीटर और वेंचुरीमीटर से क्या क्या मापते हैं? देखो दोस्तों, जो पोटोमीटर है ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है। ठीक है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। मैनोमीटर गैसों का दाब और वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को मापता है। पोटोमीटर, ऑन्डोमीटर, मैनोमीटर और वेंचुरीमीटर। ठीक है। नए लग रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इमिशन किस प्रकार के विकिरण से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन दोस्तों ये होता है पराबैंगनी अवरक्त से, इंफ्रारेड से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अधिकतर लघु तरंग दैर्ध्य यानी कि 60 वेवलेंथ के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और पृथ्वी को गर्म करता है। इसके बाद पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को लंबी तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर भेज देती है। क्या होता है फिर कि वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इस अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और फिर इसे सभी दिशाओं में पृथ्वी की सतह की ओर पुनः री इमिट करते हैं। यही प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट है और इसी से पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों प्रोबायोटिक आपने बहुत पढ़ा होगा, ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि मिलता है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट है, दही वगैरह में ये पाए जाते हैं। आलू का सैथिल रोग विल्ट किसके कारण होता है? दोस्तों विल्ट जो होता है ये जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि कवक से या अजैविकी रोग से? सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा विकल्प ए, जीवाणु से होने वाला रोग है विल्ट। ठीक है, ये आलू में होता है, जबकि जो पोटैटो मोजैक नाम का रोग है ये विषाणु से, वायरस से होता है। ठीक है, तो आलू में बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही मिलकर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 में, इसी के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है। अध्यादेश आपातकाल में 6 महीने तक प्रभावी था। अगला क्वेश्चन, किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा था? भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर ये कहा गया था दोस्तों टी.टी. कृष्णामाचारी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपको मिलेंगे। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना है। ये तत्व सरकार को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीतियां बनाने और कानून बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था और संविधान पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं, जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि जब मूल संविधान जो बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में 12 हो गई है। इसमें जो 9वीं अनुसूची थी ये कब जुड़ी थी? 1951 में, जब पहला संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है।
और ये जो 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से जुड़ी हुई है, इसको भी रटिएगा, आप लोग रट के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, राज्यों के लिए राज्यपाल, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि, ये भी करेक्ट है। 154 कहता है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, करेक्ट है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने से संबंधित है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली जो राज्यपाल को हटाने की बात यहाँ पर कही जा रही है तो राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, ये अनुच्छेद 156 में आपको देखने को मिल जाएगा। जनगणना 2011 किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। सेंसस 2011 के मुताबिक कौन सा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है। दिल्ली में, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप सामान्यतया गेस करेंगे दिल्ली में कि भैया बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से जो आपका उत्तर है वो है लक्षद्वीप, जो कि है 91.80%। दमन दीव में 87, तीसरे स्थान पर दिल्ली आती है 86.2, चंडीगढ़ में ओनली 86। तो दिल्ली चंडीगढ़ को आप बराबर ही मान लीजिए, तब भी इसमें लक्षद्वीप और दमन दीव ऊपर हैं। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के बारे में आपकी राय साधारण आमंत्रित है। लेक्चर आपको कैसा लगा, इसमें कौन सी अच्छाई रही, क्या आपको लगा कि वही चीज़ें इंक्लूड नहीं की जानी थी या कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जानी हैं। किसी अन्य चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें और जो आप पढ़ रहे हैं दूसरे चैनल पर, उसमें क्या फ़र्क है, क्या सुधार होना चाहिए। तो मैं ये मान चलता हूँ कि आप मेरे वेलविशर हैं और आप मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे कि आपकी क्लासेज में किस प्रकार के चेंजेज होने चाहिए या जो वर्तमान पैटर्न है इससे आप संतुष्ट हैं। अगर आप इस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये रेगुलर चलती रहे, प्रतिदिन आपको इसका वीडियो मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में मोर टाइप कर दीजिएगा। धन्यवाद। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जानते ही हैं। थैंक यू।